गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो ये लेक्चर है इसमें हम देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन सेल बायोलॉजी से रिलेटेड। ये पार्ट 3 है। ऑलरेडी 2 पार्ट में हम सेल बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख चुके हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये रिलेटेड टू हमारे टॉपिक्स हैं जो कि रिसेंटली अपलोड किए हैं मैंने, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। एंड सेल बायोलॉजी का बहुत ज़्यादा कंटेंट इस यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है, तो आप उसके थ्रू भी देख सकते हैं, उसको अच्छे से थॉरो स्टडी उसकी कर सकते हैं, so that it will help you in the preparation. So let's get started with the lecture and let's see the first question. So सबसे पहला जो recent previous year question है वो क्या बोल रहा है कि predominant interaction between phospholipids that stabilizes a biological membrane include. जो प्रीडोमिनेंट इंटरैक्शन यानी कि कौन सा बॉन्ड है जो कि फॉस्फोलिपिड्स के बीच में प्रेजेंट होता है जो कि बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करता है। अगर हम यहाँ पर फॉस्फोलिपिड्स मॉलिक्यूल को देखें तो वो किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके से वो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें हेड जो होता है वो बाहर की तरफ है, वहीं जो टेल है वो अंदर की तरफ है। टेल की स्पेशलिटी क्या है कि ये टेल हाइड्रोफोबिक होती है। हाइड्रोफोबिक मतलब ऐसी टेल्स जो कि पानी से डरती है, ऐसे स्ट्रक्चर्स जो कि पानी से डरते हैं। ऑब्वियसली अगर ये हाइड्रोफोबिक है तो ये क्या करेंगे, हाइड्रोफोबिक यानी कि ये बॉन्ड कौन सा बनाएंगे, हाइड्रोफोबिक ही बनाएंगे। तो मेन जो बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है विदाउट एनी डाउट। तो यहाँ पे जहाँ पे हाइड्रोफोबिक नहीं है वो तो हमें कर देना है रिमूव। बचता कौन है, या तो फिर हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, या फिर कोवेलेंट इंटरैक्शन, या फिर हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन होगा। तो अगर हम यहाँ पर इसके अंदर की बात करें, यानी कि यहाँ पर ये टेल रीजन की बात करें, तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन के अलावा यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट हो सकते हैं। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड इस तरफ प्रेजेंट होना बहुत रेयर होता है। कोवेलेंट बॉन्ड जनरली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर आउटर साइड। जैसे कि इस हेड रीजन से अगर आपने किसी प्रोटीन को अटैच किया, या फिर इस हेड रीजन से अगर आपने किसी कार्बोहाइड्रेट को अटैच किया, तो वो किस बॉन्ड के थ्रू अटैच होते हैं, वो कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच होते हैं। जैसे कि ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हो गई, अमाइड लिंकेज हो गई, एस्टर लिंकेज, ईथर लिंकेज, ये सब किस में आते हैं, कोवेलेंट लिंकेज में आते हैं। तो ये बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर हम मेन रीजन में देखें ना, तो मेन रीजन में क्या आ सकते हैं, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें तो इस जो फॉस्फोलिपिड्स है उनके साथ साथ प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो प्रोटीन्स में यहाँ पे जो प्रोटीन का जनरली स्ट्रक्चर होता है वो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, या फिर बीटा प्लीट स्ट्रक्चर भी है। तो इनमें भी क्या प्रेजेंट होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है जो कि इनको स्टेबलाइज करती है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। कोवेलेंट एंड हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन नहीं होगा, ठीक है। वो स्टेबलाइज नहीं करती है, वो एक्स्ट्रा बॉन्ड्स है जो कि बाहर के मॉलिक्यूल्स को अटैच करने में हेल्प करती है, जैसे कि लिपिड एंकर प्रोटीन्स, पेरिफेरल प्रोटीन्स को अटैच करने में हेल्प करती है। अगर हम अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बोथ स्फिंगोमाइलिन एंड फॉस्फोग्लिसराइड। जो स्फिंगोमाइलिन और फॉस्फोग्लिसराइड्स है दोनों के दोनों फॉस्फोलिपिड्स हैं। दोनों में किसका फर्क होता है, दोनों में बेसिकली फर्क होता है कि आप कौन सा अल्कोहल यूज करते हो। जैसे कि इसमें यूज किया जाता है ग्लिसरॉल, वहीं इसमें यूज किया जाता है स्फिंगोसाइड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हम इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इन दोनों के स्ट्रक्चर में होता क्या है। यहाँ पर स्फिंगोसिन होता है, स्फिंगोसिन क्या है, एक अल्कोहल है स्फिंगोसिन, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, ग्लिसरॉल प्रेजेंट होता है। इस ग्लिसरॉल से क्या अटैच होगा, फैटी एसिड की 2 चेन्स अटैच होती है, और उसके साथ साथ ही क्या अटैच होगा, एक फॉस्फेट, और उसके ऊपर होगा एक अल्कोहल ग्रुप अटैच। ऐसे ही स्फिंगोसिन के साथ क्या होगी, फैटी एसिड की चेन प्रेजेंट होती है, और उसके साथ साथ ही क्या अटैच होगा, एक फॉस्फेट ग्रुप और एक अल्कोहल। यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें, while one has a fatty acid tail attached via ester bond, in another the fatty acid chain is attached via an amide bond. क्या कह रहा है कि एक में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, एस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और एक में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, अमाइड लिंकेज प्रेजेंट होती है। बिल्कुल ही सही बात है। अगर हम स्फिंगोसिन में देखें ना, तो स्फिंगोसिन में NH ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इस NH ग्रुप के साथ कौन अटैच होती है, फैटी एसिड की चेन अटैच होती है, कुछ इस तरीके से फैटी एसिड की चेन अटैच होती है। यहाँ पे मैं R लिख देती हूँ। तो ये वाला बॉन्ड कौन सा हो जाता है, ये वाला बॉन्ड हो जाता है अमाइड बॉन्ड। तो यानी कि स्फिंगोमाइलिन में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, अमाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है। NH किसका है, स्फिंगोसाइन का, और ये CO और R किसका है, CO मतलब COOH था, OH रिमूव हो गया। तो ये किसका है, ये फैटी एसिड का है, ठीक है। वहीं अगर हम ग्लिसरॉल की बात करें तो ग्लिसरॉल का क्या आता है, ग्लिसरॉल का OH आता है। वहीं यहाँ पर ये जो हमारा प्यारा सा फैटी एसिड है इसका क्या होगा, COOH आएगा। तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड बनाते हैं इस बॉन्ड को बोलते हैं एस्टर बॉन्ड। ये वाला कौन सा बॉन्ड होता है, एस्टर बॉन्ड होता है। तो ग्लिसरॉल में एस्टर बॉन्ड है, वहीं स्फिंगोमाइलिन में कौन सा है, यहाँ पे स्फिंगोमाइलिन या फिर स्फिंगोसाइन के साथ कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, अमाइड बॉन्ड प्रेजेंट है।
तो ए स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही होगी। द हाइड्रोफिलिसिटी ऑफ बोथ, हाइड्रोफिलिसिटी यानी कि हाइड्रोफिलिक रीजन जो होता है बोथ का ही डिपेंडेंट होता है फॉस्फेट ग्रुप एंड द अदर हेड अटैच टू द फॉस्फेट ग्रुप। बिल्कुल सही बात है। अगर हम यहाँ पर दोनों का स्ट्रक्चर देखें, जैसे कि अगर मैं ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर अगर आपको बना के दिखाऊं, ग्लिसरॉल यानी कि फॉस्फोग्लिसराइड्स का अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं, तो इसमें बहुत सिंपल सी बात है कि यहाँ पर 1 सेकेंड, लेट मी इरेज दिस एंड आई विल ड्रॉ द स्ट्रक्चर। अगर हम यहाँ पे बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर बना के देखें तो इस तरीके से होगा, CH2 CH2 CH2, इस तरफ O O, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O R1, यहाँ पे C डबल बॉन्ड R2, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा O, और इससे कौन अटैच होता है, फॉस्फेट अटैच होता है। हमें पता है फॉस्फेट के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इस फॉस्फेट नेगेटिव चार्ज के साथ एक और ग्रुप अटैच होता है जिसको बोलते हैं एल्कोहल। इस एल्कोहल के ऊपर कोई ऐसा ग्रुप हो सकता है जो पॉजिटिव चार्ज का होगा, या ऐसा हो सकता है जो नेगेटिव चार्ज का होगा। तो इधर बेसिकली क्या प्रेजेंट है, इधर बेसिकली पोलार मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, यानी कि हाइड्रोफिलिक है। वही ये पूरा स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हाइड्रोफोबिक होता है, जो कि वाटर से इंटरेक्ट नहीं करेगा। ऐसा ही सेम चीज स्फिंगोमाइलिन में भी एग्जिस्ट करती है। तो हाइड्रोफिलिसिटी ऑफ बोथ इज डिपेंडेंट ऑन द फॉस्फेट ग्रुप, यस, एंड अदर हेड ग्रुप। ये जो अदर हेड ग्रुप यानी कि एल्कोहल अटैच है फॉस्फेट ग्रुप से, बिल्कुल सही बात है। अगर हम फॉस्फेट को देखें तो फॉस्फेट को क्या बोला जाता है, H3PO4 नेगेटिव। ओनली वन ऑफ देम मे कंटेन अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। क्या बोल रहा है कि इन दोनों में से, यानी कि स्फिंगोमाइलिन और जो ये यहाँ पे हमारे पास ग्लाइकोलिपिड फॉस्फोग्लिसराइड्स हैं, इन दोनों में से सिर्फ एक ही के पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो सकता है, दोनों के पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं हो सकता है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ही इनकरेक्ट है। दोनों के पास ही कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो सकती है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो फैटी एसिड जो ज्वाइन होती है स्फिंगोमाइलिन के साथ और फॉस्फोग्लिसराइड्स के साथ, हो सकता है कि वो अनसैचुरेटेड हो। क्यों नहीं हो सकता कि वो अनसैचुरेटेड हो, अनसैचुरेटेड यानी कि ऐसी जिनके पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो स्फिंगोमाइलिन के साथ भी जो अटैच है फैटी एसिड, उसके पास भी डबल बॉन्ड हो सकता है, और फॉस्फोग्लिसराइड्स के साथ जो फैटी एसिड अटैच होती है, जो हमने फैटी एसिड अटैच करवाई है, वो डबल बॉन्ड हो सकता है, अनसैचुरेटेड हो सकता है वो सैचुरेटेड हो सकता है वो अनसैचुरेटेड हो। तो ये वाली स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इनफैक्ट अगर मैं आपको स्फिंगोमाइलिन की बात बताऊँ ना, तो स्फिंगोमाइलिन जो है वो उसके पास खुद की फैटी एसिड होती है। स्फिंगोमाइलिन के पास खुद की फैटी एसिड पहले से प्रेजेंट होती है और उसके पास एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो ये वाली स्टेटमेंट गलत हो गई। बोथ में हैव अ कोलिन हैज अ हेड ग्रुप, बिल्कुल सही बात है। कोलिन क्या होता है, एल्कोहल ग्रुप होगा, जो कि किससे अटैच होता है, फॉस्फेट से अटैच होता है। वो जो हमने फॉस्फेट बनाया था उसके ऊपर एल्कोहल अटैच होता है, और वो एल्कोहल क्या हो सकता है, कोलिन हो सकता है, दोनों ही केसेस में। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। क्वेश्चन में पूछा है नॉट करेक्ट, यानी कि कौन सा होगा, सी ऑप्शन जो है वो नॉट करेक्ट की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये भी। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं, और ये सारे के सारे का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हमारे वीडियोस में है, तो आप उन वीडियोस को जाके बिल्कुल अच्छे से डिटेल में देख सकते हैं। नेक्स्ट इज कि ग्लाइकोफोरिन क्या होता है। ग्लाइकोफोरिन ऑफ आरबीसी मेम्ब्रेन स्पैन्स मेम्ब्रेन ओनली वंस एंड द एंड टर्मिनल इज प्रोजेक्टेड एक्स्ट्रा सेल्यूलरली एंड द सी टर्मिनल इज एक्सपोज टू द साइटोप्लाज्म। क्या बोल रहा है यहाँ पे, अगर हम आरबीसी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आरबीसी में क्या प्रेजेंट है, इस तरीके से लिपिड की मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, और उसमें एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जो कि एक ऐसा प्रोटीन है जो कि फर्स्ट डिस्कवर किया गया था, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, और उसका फर्स्ट टाइम पूरा स्ट्रक्चर पता चला था हमें ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन का। तो इसमें जो एंड टर्मिनल होता है वो कहाँ प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर प्रेजेंट है, यानी कि सेल की बाहर की तरफ है। वहीं जो सी टर्मिनल है वो साइटोसोलिक तरफ है, यानी कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म की तरफ है। विद द हेल्प ऑफ एंटीबॉडीज, ठीक है, अगेंस्ट एंड टर्मिनल एंड सी टर्मिनल पेप्टाइड्स, यानी कि हमने इसकी तरफ एक पेप्टाइड डाली है और इसकी तरफ हमने एक पेप्टाइड, ये इस प्रोटीन के लिए हमने एंटीबॉडी डाली है। एंड टर्मिनल के अगेंस्ट भी एक एंटीबॉडी और सी टर्मिनल के अगेंस्ट भी एक एंटीबॉडी प्रेजेंट है। Orientation of glycophorin across membrane can be verified. Which one of the following statement is correct? हमें इसमें बेसिकली क्वेश्चन क्या बोला है कि ग्लाइकोफोरिन है, इसमें एन टर्मिनल के खिलाफ और सी टर्मिनल के खिलाफ हमने एंटीबॉडीज ले ली है, और उन एंटीबॉडीज को हमने लेबल कर दिया है फ्लोरोफोर से। फ्लोरोफोर्स क्या होंगे, जो कि लाइट एमिट करेंगे, जिनकी वजह से फ्लोरोसेंस मिलेगी, तो दोनों ही तरफ फ्लोरोसेंस दिखेगी हमें।
तो अगर एन टर्मिनल की तरफ कोई हमें स्पेसिफिक फ्लोरोसेंस दिख रही है तो एंटीबॉडी के पास कोई स्पेसिफिक फ्लोरोसेंस होगी तो हमें पता चल जाएगा ये लाइट यहाँ से आ रही है यानी कि एन टर्मिनल है। ऐसे ही सी टर्मिनल के लिए हमें स्पेसिफिक लाइट वहाँ से दिखेगी तो हमें पता चल जाएगा ये सी टर्मिनल है। तो हमें ये फाइंड आउट करना है। तो अब हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो आता है वो ये है कि जो सी टर्मिनल वाली एंटीबॉडीज होगी ना उसको इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर आना पड़ेगा। और हमें पता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो ऐसे ही परमिएबल नहीं होती है किसी प्रोटीन मॉलिक्यूल के लिए। अगर उस प्रोटीन मॉलिक्यूल को पास होना है तो उसको किसी चैनल के थ्रू पास होना पड़ेगा या उसको कोई कैरियर प्रोटीन ही पास करवा सकता है। तो अब यहाँ पे बात आती है कि इस एंटीबॉडीज़ को आप यहाँ से यहाँ पास कैसे करवाओगे, क्योंकि एन टर्मिनल तो बाहर की तरफ प्रेजेंट है, उससे आराम से बाइंड हो जाएगी। लेकिन अंदर जो सी टर्मिनल प्रेजेंट है उससे अगर आपको एंटीबॉडीज़ को बाइंड करवाना है तो वो कैसे बाइंड होगी। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इंटैक्ट आरबीसी कैन बी लेबल्ड विद सी टर्मिनल एंटीबॉडीज। इंटैक्ट आरबीसी को अगर आप लोगे और उसको आप सी टर्मिनल एंटीबॉडी से लेबल करने की कोशिश करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये एंटीबॉडीज अंदर बहुत मुश्किल से जाएगी, इनका पास होना बहुत मुश्किल। तो ये ऑप्शन तो हो गया गलत। परमियलाइज्ड आरबीसी कैन बी लेबल्ड विद सी टर्मिनल एंटीबॉडीज एज वेल एज एन टर्मिनल एंटीबॉडीज। यानी कि परमिएबलाइज्ड आरबीसी का मतलब क्या होता है, जिसकी परमिएबिलिटी हमने बढ़ा दी है, कुछ भी एक्सपेरिमेंट्स करके हमने उसकी परमिएबिलिटी बढ़ा दी है। अगर उसकी हम परमिएबिलिटी बढ़ा देंगे तो एंटीबॉडीज अंदर आ पाएंगी, एंटीबॉडीज अंदर आ पाएंगी तो सी टर्मिनल से बाइंड हो पाएंगी, और एन टर्मिनल तो बाहर ही है तो उसका तो कुछ दिक्कत ही नहीं है, वो तो आराम से बाइंड हो जाएंगी। तो ये ऑप्शन हमें थोड़ा बहुत सही लग रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन भी देखते हैं। इंटैक्ट आरबीसी कैन नॉट बी लेबल्ड विद एन टर्मिनल एंटीबॉडीज। अगर यहाँ पे सी टर्मिनल एंटीबॉडीज होता ना तो हम मान लेते, लेकिन एन टर्मिनल एंटीबॉडीज तो आराम से बाइंड हो सकते हैं क्योंकि एन टर्मिनल बाहर की तरफ प्रेजेंट है, तो ये स्टेटमेंट हो गई गलत। इनसाइड आउट होस्ट ऑफ आरबीसी कैन बी लेबल्ड विद एन टर्मिनल एंटीबॉडीज। इनसाइड आउट का मतलब क्या होता है, जो इनसाइड वाला लीफलेट है वो बाहर की तरफ हो और बाहर वाला जो है वो इनसाइड की तरफ हो। यानी कि इन शॉर्ट ये कहना चाहता है कि सी टर्मिनल कहाँ हो, बाहर की तरफ हो, और एन टर्मिनल कहाँ हो, साइटोसोल की तरफ। उल्टा कर दिया हमने, ठीक है। तो उसमें इनसाइड आउट घोस्ट ऑफ आरबीसी कैन बी लेबल्ड विद एन टर्मिनल एंटीबॉडीज, उल्टा इनको हम सी टर्मिनल एंटीबॉडीज से लेबल कर सकते थे। एन टर्मिनल एंटीबॉडीज के साथ तो दिक्कत आ जाएगी फिर। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। हमें ऑप्शंस को देख के आंसर देना है, तो इस पूरे के पूरे ऑप्शंस में बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे अगर ये सी टर्मिनल दे देते तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाता, यहाँ पे भी अगर वो सी टर्मिनल दे दे तो ये वाला भी ऑप्शन सही हो जाता, और यहाँ पे वो एन टर्मिनल देते तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाता। तो उन्होंने सिर्फ टर्मिनल्स चेंज कर दिए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन पे अगर हम चलें तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, आई नो, जस्ट लेट मी। सो क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन कि मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड। ये लंबे क्वेश्चंस की मैं आपको सबसे पहले खासियत बता देती हूँ CSI या नेट के पेपर में कि क्वेश्चन में आंसर छुपा होता है। हम जनरली इतना लंबा क्वेश्चन देख के छोड़ देते हैं, इसलिए एग्जाम में पढ़ना पड़ेगा जिसके लिए टाइम जाएगा, तो हम ये नहीं करना चाहते हैं। बट इसका बहुत बड़ा फायदा होता है कि आपको क्वेश्चन में आंसर मिल जाता है, तो ऐसे क्वेश्चंस कभी स्किप मत करना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ER जो होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें मेम्ब्रेन प्रोटीन्स बनाया जाता है, यानी कि ऐसे प्रोटीन्स जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जाएंगे एंड ट्रांसपोर्टेड, और उनको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है कहाँ पे, वेरियस ऑर्गेनल मेम्ब्रेन्स पे, ठीक है। वन हाइपोथेसिस फॉर मेम्ब्रेन प्रोटीन सॉर्टिंग इज, एक हाइपोथेसिस बोल रही है प्रोटीन सॉर्टिंग यानी कि प्रोटीन ट्रांसपोर्ट के लिए, जैसे कि ER से पहले किसी और ऑर्गेनल के पास प्रोटीन जाएगा, फिर किसी और ऑर्गेनल पे जाएगा, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जाएगा, या फिर इधर से किसी और ऑर्गेनल के मेम्ब्रेन पे भी जा सकता है। यानी कि यहाँ पे अगर हम समझे लाइजोसोम जो है, लाइजोसोम को अगर उसकी मेम्ब्रेन के लिए कोई प्रोटीन चाहिए तो वो किसको बोलेगा, ER को बोलेगा कि भाई मुझे प्रोटीन दे दे, मुझे मेरी मेम्ब्रेन के लिए चाहिए, तो ER ही पास करेगा। तो एक हाइपोथेसिस क्या बोली गई है कि हाइड्रोफोबिसिटी मैचिंग। हाइड्रोफोबिसिटी यानी कि हाइड्रोफोबिक, ऑब्वियसली हाइड्रोफोबिक की वजह से ही प्रोटीन जो है वो ट्रांसमेम्ब्रेन हो सकता है, i.e. द प्रोटीन्स विथ अ शॉर्टर ट्रांसमेम्ब्रेन पोर्शन वुड पार्टीशन इनटू थिनर मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि ऐसे प्रोटीन जिनके पास शॉर्टर ट्रांसमेम्ब्रेन पोर्शन होता है, शॉर्टर ट्रांसमेम्ब्रेन पोर्शन यानी कि जिनमें अमाइनो एसिड्स, हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड लगातार कम प्रेजेंट है,
तो वो किसको पास करेंगे, वो थिनर मेम्ब्रेन को पास करेंगे, यानी कि ऐसी मेम्ब्रेन जो कि कैसी है, थिन है, जिनकी डायामीटर क्या होगी, पतली होगी, थिन होगी वो, ठीक है। ये हाइपोथेसिस बताई है इन्होंने। तो उसके हिसाब से इन्होंने क्या बोला है कि इन्होंने 3 ऑब्जर्वेशंस दी है। क्या क्या ऑब्जर्वेशन है? पहली ऑब्जर्वेशन इन्होंने बोला है कि इट वाज फाउंड दैट ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स और ट्रांसमेम्ब्रेन पोर्शन ऑफ प्रोटीन्स इन गोल्जी मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे हम बात किसकी करें, टोटली हमने अलग ऑर्गेनल को पकड़ लिया है, गोल्जी को पकड़ लिया है। गोल्जी के जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं, यानी कि ऐसे प्रोटीन जो कि गोल्जी के मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं, आर शॉर्टर देन दोज इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये इन्होंने ऑब्जर्व किया कि गोल्जी के जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है वो कैसे होते हैं, शॉर्टर होते हैं एज कंपेयर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स, ठीक है। दूसरी चीज उन्होंने क्या देखी, प्रेजेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल इंक्रीजेस द थिकनेस ऑफ बाइलेयर। अगर कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है ना मेम्ब्रेन में तो वो थिकनेस इंक्रीज कर देगा बाइलेयर की। और द फॉस्फोलिपिड्स कंपोजिशन ऑफ गोल्जी एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर सेम। जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं ना उनका कंपोजिशन सेम होता है, डिफरेंट क्या होता है, ट्रांस मेम्ब्रेन पोर्शन ऑफ प्रोटीन्स, लेकिन फॉस्फोलिपिड का कंपोजिशन सेम ही है। अब आपको क्या बताना है, इस पूरी ऑब्जर्वेशन को देख के आपको बताना है कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। सबसे पहली स्टेटमेंट, प्रोटीन्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज लॉन्गर ट्रांस मेम्ब्रेन पोर्शन देन प्रोटीन्स इन गोल्जी मेम्ब्रेन्स, कि जो प्रोटीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं उनके पास लॉन्गर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, पोर्शन होता है एज कंपेयर टू गोल्जी। अगर हम इसको फर्स्ट ऑब्जर्वेशन के साथ कंपेयर करें तो बिल्कुल सही बात है, बस फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में उल्टा कहा गया था। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में कहा गया था कि गोल्जी का जो ट्रांस मेम्ब्रेन पोर्शन है वो शॉर्टर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और यहाँ पे ऑप्शन में क्या कहा गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो ट्रांस मेम्ब्रेन पोर्शन है वो लॉन्गर होता है। दोनों चीजें बात एक ही कह रही है, बस पलट दे रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूज कर सके। तो इस तरीके से स्टेटमेंट ए सही लग रही है। बी स्टेटमेंट में जाए तो प्रोटीन्स एंड गोल्जी मेम्ब्रेन्स हैव लॉन्गर ट्रांसमेम्ब्रेन पोर्शन, ये तो बात गलत हो गया क्योंकि उन्होंने बोला कि गोल्जी का जो ट्रांसमेम्ब्रेन पोर्शन है वो छोटा होता है, और यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि वो लॉन्गर होता है, तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। प्रोटीन्स ऑफ बोथ गोल्जी एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स हैव सेम लेंथ ऑफ ट्रांसमेम्ब्रेन पोर्शन, नहीं, दोनों में डिफरेंट होता है, गोल्जी में स्मॉलर होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लंबा होता है, तो ये भी गलत हो गया। कोलेस्ट्रॉल इज मोर इन गोल्जी मेम्ब्रेन देन इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या ऐसा कुछ हमें ऊपर की ऑब्जर्वेशन में दिखा था कि प्लाज्मा प्रेजेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल इंक्रीजेस द थिकनेस ऑफ द बाइलेयर, इसमें सिर्फ कहा था कि थिकनेस इंक्रीज कर देती है, लेकिन गोल्जी और प्लाज्मा में उनको कंपेयर करके नहीं बताया गया था, तो ये स्टेटमेंट भी हो गई गलत। कौन सी स्टेटमेंट है, ए। आप देख सकते हैं कि इतना लंबा CSI और नेट वालों ने क्वेश्चन क्यों किया, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए। आंसर सिर्फ आपका यहीं से, इस वाली स्टेटमेंट से और इस वाली स्टेटमेंट से ही आ जाता, लेकिन उन्होंने फिर भी इतनी सारी चीज़ें डाली है सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम करवाने के लिए, सिर्फ इसलिए। बट इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को ज़रूर करिए, बहुत अच्छे मार्क्स आप इससे स्कोर कर सकते हैं, बहुत ईजी होते हैं ऐसे क्वेश्चन, आप देख ही सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, फ्लोरोसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग दैट इज फ्रैप टेक्निक इन लाइव सेल्स इज यूज टू डिटरमाइन। जो फ्रैप टेक्निक है वो लाइव सेल्स में क्यों की जाती है? भाई हमने बहुत अच्छे से हमारे उस लेक्चर में देखा था कि फ्रैप टेक्निक में क्या किया जाता है, यहाँ पर जो लिपिड के मॉलिक्यूल होते हैं या फिर जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं उन पे एक फ्लोरोसेंस मॉलिक्यूल अटैच कर दिया जाता है। एक बार उन पे फ्लोरोसेंस मॉलिक्यूल अटैच हो गया तो उनको ब्लीचिंग कर दिया जाता है। ब्लीचिंग करने से ये फ्लोरोसेंस मॉलिक्यूल डैमेज हो जाएंगे। उसके बाद भी कुछ समय बाद यहाँ पर फ्लोरोसेंस नहीं दिख रही थी, लेकिन कुछ समय बाद हमने देखा तो यहाँ पे फ्लोरोसेंस फिर से आ गई थी। क्यों आ गई थी? क्योंकि प्रोटीन्स और लिपिड्स क्या शो कर सकते हैं, डिफ्यूजन शो कर सकते हैं। इसलिए आपको इन डिटेल इसका एक्सप्लेनेशन मेरे उस लेक्चर में मिल जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डिफ्यूजन ऑफ प्रोटीन्स देखने के लिए, और यहाँ पे लिपिड्स को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कितना ईजी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, CSIR नेट के पेपर में आया हुआ। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्या बोल रहा है, ग्लाइकोफोरिन, जिसके बारे में अभी हमने क्वेश्चन देखा था, हैविंग वन हाईली हाइड्रोफोबिक डोमेन, उसके पास एक हाईली हाइड्रोफोबिक डोमेन होता है, इज एबल टू स्पैन अ फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन ओनली। वो उस फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन को, यानी कि इस तरीके से हमारे पास मेम्ब्रेन है, उसको कितनी बार क्रॉस करेगा, स्पैन करेगा, यानी कि उसको कितनी बार क्रॉस करेगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, कितनी बार। तो अगर उसके पास एक हाइड्रोफोबिक डोमेन है, यानी कि उसके पास सिर्फ एक ही बार ऐसी कंडीशन है जिसमें अमाइनो एसिड्स लगातार लगे हुए हैं जो कि हाइड्रोफोबिक होंगे, तो इससे हमें आराम से पता चल गया अगर एक बार ही है तो कितनी बार क्रॉस करेगा मेम्ब्रेन को, सिर्फ एक ही बार करेगा, ओनली 1 टाइम। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, A1 ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं था।
अगर हम यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द लिपिड मोइटी एंड लिपिड लिंक मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। इनमें से ऐसा कौन सा लिपिड नहीं है जो कि लिपिड लिंक्ड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का पार्ट नहीं होता है। लिपिड लिंक्ड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स क्या होते हैं, इस तरीके से अगर हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसपे लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, इन लिपिड से क्या होता है, इन लिपिड से कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू कुछ प्रोटीन्स अटैच होते हैं। इनसे कौन अटैच होंगे, कुछ प्रोटीन्स अटैच होंगे विद कोवलेंट बॉन्ड। तो खुद इन चारों में से कोई तीन ऐसे लिपिड्स हैं जो कि इसमें पार्ट करते हैं और एक ऐसा है जो पार्ट नहीं करता है। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले देखें पाल्मिटिक एसिड का, तो पाल्मिटिक एसिड इसमें पार्ट लेता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम दें स्टेरिक एसिड का, तो ये पार्ट नहीं लेता, फार्मेसाइल भी लेता है और मिस्ट्रिक एसिड भी लेता है। ये तीनों चीज़ें लेते हैं, वही स्टेरिक एसिड नहीं लेता है। एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे हमने देखा था कि ये अमाइड लिंकेज से होते हैं कनेक्ट, या फिर थायो ईथर बॉन्ड से कनेक्ट हो सकते हैं, या फिर इनमें आता है थायो एस्टर लिंकेज, ठीक है। इन लिंकेज से क्या करते हैं, ये ज्वाइन होते हैं किसके साथ, ये ज्वाइन होंगे सिंपली प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ, एज सिंपल एज दैट। जैसे कि जो पाल्मिटिक एसिड होता है वो थायो एस्टर बॉन्ड के साथ होता है। यहाँ पे थायो एस्टर जो बॉन्ड है वो कौन यूज करेगा, वो पाल्मिटिक एसिड यूज करता है, ठीक है। वहीं यहाँ पे अगर हम बाकी देखें, जैसे कि मिस्टिक एसिड जो है वो कौन सा यूज करता है, वो अमाइड लिंकेज को यूज करता है, मिस्टिक एसिड। वही थायो ईथर को कौन यूज करेगा, फैमेसाइल यूज करता है। तीनों के तीनों अलग अलग बॉन्ड को यूज करते हैं ज्वाइन होने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे बॉन्ड्स का कोवलेंट और ये तीनों का ही रोल आता है, स्टेरिक एसिड इसमें कोई रोल प्ले नहीं करता है। तो इस तरीके से ये हमारे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे और उनका डिटेल आंसर था। इससे रिलेटेड अगर आपको और अच्छे से किसी टॉपिक को समझना है तो आप मेरे सेशंस हैं जो कि इन डिटेल है हमारे इस यूट्यूब चैनल बंसल बायोलॉजी पे अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। इसी के साथ साथ हमारी ये सेल बायोलॉजी की सीरीज़ भी कंटिन्यू चलती रहेगी और उसके PYQ क्वेश्चंस के वीडियोस अपलोड होते रहेंगे। सो अगर आपको उनको देखना है तो ज़रूर इस प्यारे से चैनल दैट इज़ बंसल बायोलॉजी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर मत करना भूलिएगा जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं MSc एंट्रेंस या PhD एंट्रेंस के लिए। तब तक के लिए तब तक के लिए गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय।